हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम संस्कृत में संज्ञा। 1 से लेकर हमने 15 तक की संज्ञाओं को पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था और 16 से लेकर आगे तक की संज्ञाओं को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम घे संज्ञा की। घे संज्ञा क्या होती है? इसका सूत्र होता है शेषो ध्यय सखे। क्या सूत्र होता है? शेषो ध्यय सखे। जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, ऐसे ह्रस्व ईकारांत और ऊकारांत शब्दों की क्या होती है? घे संज्ञा होती है। किनकी होती है? ईकारांत और ऊकारांत शब्दों की क्या होती है? घे संज्ञा होती है। ठीक, और जो नदी संज्ञा होती थी हमारी, वह ह्रस्व की नहीं होती थी, यह ह्रस्व स्वरों की होती है। जो नदी संज्ञा होती थी वह दीर्घ स्वरों की होती थी, उसमें बड़ी ई आती है, ईकारांत। ठीक, ईकारांत, यह बड़ी वाली ई आती थी और बड़ा वाला ऊ आता था, ऊकारांत। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, घी संज्ञा के छोटी ई आता है और छोटा ऊ आता है। जैसे एग्जाम्पल में हरि, ठीक, मुनि, हरि, मुनि, भानु, भानु, मधु, ठीक, मधु, ठीक, मधु आ गया आपका। और भूपति, भूपति। इस तरीके से जो एग्जाम्पल हैं, यह किसके हैं? घे संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद संज्ञा की। पद संज्ञा क्या होती है? सुप्तिगंतम पदम। ठीक, सुप्तिगंतम पदम, यह पद संज्ञा का सूत्र है। इसमें क्या होता है कि इसमें सुप्तिगंतम यानी कि सुप्त है ना, वह अंत वाला पद होता है। सुप्त पद होता है वह अंत वाला होता है। ठीक, उनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। ठीक, चलिए आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आपको ये सूत्र पता होने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 18वीं संज्ञा की, संहिता संज्ञा। कौन सी होती है? संहिता संज्ञा। जो इसका सूत्र होता है परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक, परः सन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णों के अत्यधिक समीप की जो संहिता होती है, वही क्या होती है? हमारी संहिता संज्ञा होती है। ठीक, वर्णों के अत्यधिक समीप यानी कि वर्णों के अधिक समीप की बात करता है, वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर बात होती है संहिता संज्ञा की। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम। जैसे अधिक समीप की बात करते हैं, एग्जाम्पल हमारा होता है जैसे मधु, मधु, धन, अरे। ठीक, हमारा क्या हो गया? यह मधुरे। ठीक, मधुरे। इसमें इसमें क्या आएगा? हमारा ऊ और अ। ठीक, यह दोनों निकट में आ गए तो इनकी क्या होगी? हमारी संहिता संज्ञा होगी। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शत संज्ञा की। शत संज्ञा होती है, इसका सूत्र होता है तौ सत। क्या होता है? तौ सत। ठीक, इनकी शत संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतिपादिक संज्ञा की। प्रतिपादिक संज्ञा क्या होती है? इसका जो सूत्र होता है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम, यह इसका सूत्र है प्रतिपादिक संज्ञा का। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं प्रत्यय संज्ञा की। प्रत्यय संज्ञा क्या होती हैं? ठीक, प्रत्यय संज्ञा वह होती हैं जो धातु और प्रतिपादिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी क्या होती है? प्रत्यय संज्ञा होती है। ठीक, प्रत्यय का मतलब होता है अंत में जुड़ना, ठीक, बाद में जुड़ना। ठीक, बाद में किसी शब्द के अंत में या बाद में जो लगाया जाता है वह हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम स्थानीय और आदेश संज्ञा की। स्थानीय और आदेश संज्ञा क्या होती हैं? चलिए, स्थानीय संज्ञा वह होती हैं किसी वर्ण को या किसी शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है, जिसे तब हटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर? जैसे प्रत्येक, ठीक, प्रति धन एक, ठीक, प्रत्येक। बात क्लियर? यानी कि इसमें ई को हटाकर उसके स्थान पर य बैठ गया है, तो ई स्थानीय है और यह हमारा क्या हो गया? आदेश हो गया। ई को हटाकर वहां पर क्या बैठ गया था? ई को हटाकर ई को हटाकर उसके स्थान पर क्या बैठ गया है? य बैठ गया है हमारा, तो इसकी क्या होगी? हमारी संज्ञा होगी स्थानीय। ठीक, और यह बैठ गया है वह हमारा क्या है? आदेश हो गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं निमित्त संज्ञा की। जो एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरा वर्ण आ जाता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगम की। जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाता है तो वह क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। बात क्लियर? चलिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको डिटेल से करा दे रही हूँ। जो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वह इनको आपको उनके बारे में सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उपसर्ग संज्ञा की। उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे, यह उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कारक की। कारक में क्या होता है? कारक में क्र, क्र, धन डबल प्रत्यय से बना है। ठीक, कारक है वह डबल प्रत्यय से मिलकर बना है, तो हमारा क्या बन गया? कारक। ठीक, चलिए जिसका कारक क्या होता है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है वही हमारा क्या होता है? कारक कहलाता है। ठीक, सिंपल सा समझ लो, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है। किसके साथ संबंध होता है? क्रिया के साथ संबंध होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। बात क्लियर? कारक कितने होते हैं? तो कारक की संख्या होती है हमारी 6 होते हैं संस्कृत में। ठीक, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। और हिंदी में कितने होते हैं? तो 8 कारक हिंदी में होते हैं। बात क्लियर? यहाँ तक आपको याद रखना है। चलिए कौन कौन से कारक होते हैं ये जान लेते हैं। पहला होता है हमारा कर्ता, दूसरा होता है हमारा कर्म, तीसरा होता है करण, फोर्थ होता है हमारा संप्रदान, फिफ्थ होता है हमारा अपादान, ठीक, क्या होता है? अपादान। उसके बाद आता है हमारा 6वें नंबर पर अधिकरण। ठीक, चलिए कर्ता,
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक आता है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या है संस्कृत व्याकरण में कि संबंध और संबोधन कारक को यहाँ संस्कृत में नहीं माना जाता है। कौन कौन से कारक को नहीं माना जाता है? तो संबंध और संबोधन कारक को संस्कृत में नहीं माना जाता है। इन दोनों को हम कहाँ पर मानते हैं? हिंदी में। ठीक, इसलिए इनकी संख्या है वह संस्कृत में 6 दी गई है और हिंदी में 8। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विभक्तियाँ। विभक्तियाँ क्या होती हैं? जिनके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। ठीक, संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, हमारी संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7 विभक्तियाँ होती हैं। बात क्लियर? चलिए कौन कौन सी होती है? आपने रूप पढ़े हैं बालक के, बालका, बालको, बालका, इस तरीके से यह हमारी कौन सी हो गई? बालका प्रथमा विभक्ति। ठीक, इस तरीके से हमारी विभक्तियाँ चलती हैं। तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पुरुष की। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम। पहला होता है हमारा प्रथम, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है हमारा उत्तम। बात क्लियर? प्रथम, उत्तम, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक, प्रथम पुरुष में हमारे क्या आते हैं? प्रथम पुरुष होते हैं वह क्या होते हैं? उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, यूयम। इन 6 शब्दों को छोड़कर संस्कृत में सभी कृतपद प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे भवान, बालका, बालिका, सह, नर, वानर, पिता, पुत्र, यह हमारे क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष में हमारे आते हैं। ठीक, प्रथम पुरुष की क्रिया होती हैं, आपने पढ़ी हैं, पठती, पढ़ता, पढ़ंती। ठीक, पठती, पढ़ता, पठंती, यह हमारी क्या है? प्रथम पुरुष की क्रिया है। इसी तरीके से हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिससे बात कही जाए वह हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। त्वम, युवाम, यूयम। ठीक, और मध्यम पुरुष की क्रियाएं कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? त्वम के साथ क्या आता है? पठसी, युवाम के साथ पठत और यूयम के साथ पठथ। ठीक, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक, हमारे मध्यम पुरुष हैं। ठीक, आगे हम संस्कृत में टेंस कराएंगे जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष होते हैं जो बात को कहता है वह उत्तम पुरुष है। इसके अंतर्गत अहम, आवाम, वयम कृत पद आते हैं। इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया है वह अहम के साथ क्या हो जाती है? पठामी, आवाम के साथ क्या हो जाती है? पठावा और वयम के साथ क्या हो जाती है? पठाम। ठीक, हम आपको संस्कृत के जब टेंस कराएंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक, चलिए बस आपको अभी यह पता होना चाहिए पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वचन की। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो वचन का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। ठीक, कितने होते हैं संस्कृत में वचन? तो संस्कृत में वचन होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, ठीक, एक वचन,
दूसरा होता है हमारा द्विवचन और तीसरा होता है हमारा बहुवचन। ठीक, क्या होता है? बहुवचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन क्या होता है? एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए या एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक, हरि, गुरु, विद्यालय, यानी कि एक वस्तु का या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है? एक वचन होता है। और द्विवचन की बात करते हैं। द्विवचन दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? द्विवचन कहलाता है। जैसे बालक हो गया हमारा एक वचन और बालको हमारा क्या हो गया? बहुवचन। ठीक, हरि हमारा एक वचन और हरि वह हमारा द्विवचन। ठीक, हरि, ये वाला हरि तो एक वचन हो गया और ये वाला हरि द्विवचन हो गया। बात क्लियर? विद्यालय एक वचन, विद्यालयो द्विवचन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन क्या होता है? 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है, वही हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे बालकाः, विद्यालया, पुस्तकानि। ठीक, तो यह हमारे क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ठीक, 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध करा रहा है, वही हमारा बहुवचन होता है। एक का कराए एक वचन, दो का कराए द्विवचन और 3 से ज़्यादा का कराए तो बहुवचन। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग क्या होते हैं? ठीक, संस्कृत में लिंग होते हैं हमारे 3। संस्कृत में लिंग भी हमारे 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक, और तीसरा होता है हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ठीक, चलिए पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, वह हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक, जैसे छात्र, बालक, विद्यालय, यह हमारी क्या हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। बात क्लियर? अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे बालिका, गौरी, छात्रा, नदी हमारी क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गई। ठीक, अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। जिसमें न पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, वह हमारे क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। बात क्लियर? जैसे फल, जल, ठीक, वारी, नेत्र, पुष्पम, ग्रहम। ठीक, यह हमारी क्या हो गए? नपुंसक लिंग हो गए। जिसमें ना तो पुरुष का बोध करा रहा है और ना ही स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो हमारा क्या हो गए? नपुंसक लिंग हो गई। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लकार की। लकार क्या होते हैं? संस्कृत में लकार की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में लकार की संख्या होती है 10। ठीक, आपको पता होनी चाहिए संस्कृत में लकार कितने होते हैं। 10 लकार होते हैं, जिनमें हम 5 को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक, चलिए 5 हम कौन कौन से पढ़ते हैं? लट लकार की बात करते हैं। लट लकार, ठीक, लट लकार होता है जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए। आपको नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से। ठीक, और फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है? लट लकार आता है। ठीक, कौन सा आता है? लट लट लकार आता है। यह हमारा किसके लिए होता है? भविष्यत काल के लिए। ठीक, भविष्यत काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
फिर उसके बाद आता है लोट लकार हमारा, लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है, आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में प्रयोग होता है, आज्ञा के या प्रेरणा के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक, फिर हमारा आता है लड़ लकार। ठीक, लड़ लकार आता है। लड़ लकार है वह भूतकाल के प्रयोग में होता है। किसके में होता है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। कौन सा, लड़ लकार हमारा भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं विधिलिंग की। ठीक, विधिलिंग क्या होता है, विधिलिंग में क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, विधिलिंग। विधिलिंग में क्या होता है, विधिलिंग में आता है हमारा जो निमंत्रण आमंत्रण होते हैं या प्रार्थना के अर्थ में। ठीक, प्रार्थना के अर्थ में प्रयोग होता है, वही हमारा क्या होता है, विधिलिंग होता है। ठीक, हम इन मुख्य 5 लकारों को संस्कृत में पढ़ते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लकार भी कंप्लीट कर लिए और चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी कमेंट होता है, कोई भी आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।